Hi everyone, here is Mansi Patel and in this video we will discuss about irrigation, harvesting and storage of grain। तो ये हमारा स्टैंडर्ड 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठिए, जिससे क्या होगा कि मैंने अलग अलग क्वेश्चन इस टॉपिक पे से जो निकलते हैं वो यहाँ लिखे हैं, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं और उसके साथ साथ उसके जो आंसर है वो मैं आपको टिक करके दिखाऊंगी, वो भी लिखने हैं। चलो अब देखते हैं इरिगेशन के बारे में। सबसे पहले इरिगेशन क्यों ज़रूरी है। तो हम जो फील्ड के अंदर प्लांट उगाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रॉप, उसको सीड में से अगर निकलना है, सीड में से प्लांट बनना है तो उसको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब ये जो वाटर है रेनी सीजन में तो डायरेक्ट उसको रेन के वाटर से ही मिल जाएगा, लेकिन जब रेनी सीजन नहीं होती और उसको वाटर चाहिए तो हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसी को ही बोलते हैं इरिगेशन। और इरिगेशन करने के लिए अलग अलग मेथड है। यहाँ पे 2 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड है मॉडर्न मेथड। तो ये सब के बारे में हमें डिटेल में इस टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इरिगेशन की ज़रूरत क्या है और वाटर की प्लांट को क्या ज़रूरत है। तो उस पे से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये सभी क्वेश्चन का लिस्ट आप अपनी नोटबुक में बना लें। तो अब देखते हैं इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर अब स्टार्ट होगा। वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट अलॉन्ग विथ वाटर। ऐसा नहीं है कि रूट्स जो है वो सिर्फ वाटर को ही एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हुए होते हैं वो भी रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर 90% तो वाटर ही होता है। अब उसकी ज़रूरत क्या है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है, मतलब सीड में से जो प्लांट निकलता है उस प्रोसेस में सनलाइट चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो जर्मिनेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने टिक मार्क किया है, आप भी टिक मार्क करो और इस क्वेश्चन के आंसर में इसे लिखो कि वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर ड्राई कंडीशन है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, तो प्लांट ही नहीं बनेगा। Nutrient dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protect the crop. मतलब ये सब भी आपको टिक मार्क करना है कि वाटर है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। इसीलिए वाटर प्लांट के लिए इसेंशियल है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. अब है कि इरिगेशन किसे बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन अभी मैंने बोला कि जो रेनी सीजन होती है तो रेन का जो वाटर है वो डायरेक्टली प्लांट को मिलता है, वो नेचुरली है। लेकिन अगर रेनी सीजन नहीं है और प्लांट को वाटर चाहिए तो हमें उसको वाटर देना पड़ेगा आर्टिफिशियली, तो उसे बोलते हैं इरिगेशन। तो उसकी डेफिनेशन टिक मार्क करो। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मतलब कितने प्लांट ऐसे होते हैं उसको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए तो हमें इरिगेशन करना भी नहीं पड़ता है, ऐसे प्लांट भी होते हैं। और सम प्लांट ऐसे होते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी चाहिए, तब इरिगेशन बहुत बार करना पड़ता है। सॉइल टू सॉइल, हमारी ज़मीन कैसी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। एंड सीज़न टू सीज़न, रेनी सीज़न है तो इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर समर है और आपको प्लांट उगाना है तो इरिगेशन करना पड़ेगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन समर देर आर मैनी हॉट रेज कम फ्रॉम सन।
Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? तो evaporation भी बढ़ जाता है जब समर का टाइम होता है। अब देखते हैं आगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो ये भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि लिस्ट आउट द सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो आपको एक क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है और उसके अंदर ये जो सोर्स दिए हैं तो उसमें है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल। डैम्स जो होता है उसके पीछे वाटर को रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसमें से कैनाल निकलती है। पहले तो पॉन्ड बनाते हैं, उसमें से कैनाल निकलती है और वो हर एक गाँव में पहुंचती है। जब रिवर में वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता तो कैनल के थ्रू हर एक फार्मर उसको ले सकता है वाटर को। अब आगे देखते हैं मेथड, इरिगेशन की अलग अलग जो मेथड है उसमें पहले है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब उसका यूज़ पहले के टाइम में जो फार्मर्स थे वो करते थे, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब टाइम उसमें बहुत चाहिए, उसके अलावा एफर्ट मतलब बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड है वो वो कॉस्टली है, उसकी प्राइस है वो ज़्यादा है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव है एंड टाइम कंजप्शन कम करती है। तो अब है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप by different method in different region for taking it to the field. Cattle और human labor is used in this method. इसके अंदर cattle और human being उसका यूज़ होता है। So these method are cheaper, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मैंने आगे बोला उस तरीके से जो मॉडर्न मेथड है उसमें ज़्यादा कॉस्ट होती है, लेकिन इसमें कॉस्ट कम होगी लेकिन लेस इफ़िशियंट है। तो वेरियस ट्रेडिशन वे आर मॉट, मतलब पुली सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे कुआं होता है, उसके ऊपर पुली होती है, रॉक होता है, उसको ऐसे खींच के उसके अंदर से वाटर को निकालते हैं और खेत में उसको डालते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और मेहनत भी जाएगी। दूसरा है चेन पंप, उसकी फिगर भी आपको यहाँ पे दिखाई है, इस तरीके से होगा। उसके बाद है ढेकली, तो उसकी फिगर भी यहाँ पे है। तो इस सब में कुएं में से ही पानी को निकालते हैं रोप के जरिए और फील्ड में डालते हैं। उसके बाद है राहत, मतलब लेवर सिस्टम, तो उसके अंदर ऐसे कोई एनिमल होगा वो इसको ऐसे चलाएगा, उससे ये जो है पुली जैसा वो रोटेट होगा और उसमें से वाटर निकलेगा। और ये सब में जो पंप होता है उस पंप को चलाने के लिए ह्यूमन बीइंग का भी यूज़ हो सकता है और कोई किसी एनिमल का यूज़ हो सकता है। उसके अलावा हम डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते थे। तो ये हुई बात ट्रेडिशनल मेथड की। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है, विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब इसके आगे आपने जो मेथड देखी सभी मेथड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए, टाइम चाहिए और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होती है। लेकिन ये जो मॉडर्न मेथड है उसमें वाटर का भी कंजप्शन होता है और टाइम भी हमारा सेव होता है। तो देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो उसमें आएगा स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। तो अब उसके बारे में डिटेल में देखते हैं और इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो उस पर से ही मैंने क्वेश्चन निकाला है। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो, स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, मतलब जो लैंड है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, अनइवन है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर। और इस स्प्रिंकलर सिस्टम को आपने किसी गार्डन में भी देखा होगा। उसका यूज़ क्या है, उसका एडवांटेज क्या है कि उसमें से जो वाटर के ड्रॉपलेट निकलते हैं वो रेन के जैसे होते हैं, इसलिए सभी जगह पे अच्छे से स्प्रेड हो गए और वो क्रॉप को बहुत अच्छे से एडवांटेज देंगे। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे ज़्यादा वाटर नहीं होता वहाँ पे बहुत अच्छी है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन होगी
और उसके ऊपर ऐसे नोजल जैसा होगा, उसमें से वाटर के ड्रॉपलेट निकलेंगे और वैसे रेन के जैसे ही निकलेंगे। Are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump. यहाँ पे भी पंप का यूज़ होगा वाटर को वहाँ तक ले जाने के लिए। It's escape from the rotating nozzle. It get sprinkled, मतलब हर एक जगह पे वो जाता है on the crop as if it is raining. Raining के जैसे होता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लोन, इसीलिए मैंने अभी बोला कि जो गार्डन होते हैं उसके अंदर आपने ये सिस्टम देखी ही होगी। उसके अलावा कॉफ़ी प्लांटेशन, इसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कॉफ़ी प्लांटेशन में, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। अब दूसरा है ड्रिप इरिटेशन। ये मेथड सबसे ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, मतलब ऐसे अगर कोई खेत है उसके ऊपर ऐसे क्रॉप उगाया गया है तो यहाँ से एक पाइपलाइन गुजरती है और उस पाइपलाइन में जहाँ पे भी प्लांट का रूट है वहाँ पे होल जैसा होता है और वहाँ पे ही वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, निकलते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अलावा जो ज़मीन है उसके ऊपर वाटर जाता नहीं है, इसकी वजह से जो अननेसेसरी ग्रास है वो नहीं निकलता है। तो अब देखते हैं इसमें कि इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्री। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। मैंने अभी बताया कि जो रूट्स है प्लांट्स का वहाँ पे ही वाटर का ड्रॉप जाएगा, उसके अलावा जो ज़मीन है उसके ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वाटर का वेस्ट नहीं होगा। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पे बहुत कम मात्रा में वाटर होता है वहाँ पे बहुत अच्छी मेथड है ये। और ये दोनों मेथड हमने जो पढ़ी, मॉडर्न मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड, तो उस पे से ये भी क्वेश्चन निकल सकता है, गिव डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन वर्सेस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इरिगेशन वो हमने देखा। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है वीड्स। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज वीड्स, उसके बाद है उसको रिमूव करने की अलग अलग मेथड। तो सबसे पहले वीड्स क्या होता है, तो आपने अगर किसी फील्ड में देखा है तो हम जो क्रॉप उगाते हैं उसके अलावा अननेसेसरी अनवांटेड जो ग्रास होता है, जो हमारे प्लांट के साथ क्रॉप के साथ सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करता है और हमारा जो क्रॉप है उसको अच्छी तरीके से सनलाइट, न्यूट्रिएंट मिलने नहीं देता, इसलिए उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है और हमारा जो ओरिजिनल क्रॉप है उसका ग्रोथ ज़्यादा होता नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं वीड्स। तो देखो यहाँ पे आपको वीड्स की भी डेफिनेशन दी है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल, मतलब इसको हमने नहीं उगाया है, वो अपने आप उगा है। प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ द क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। तो ये हो गई वीड्स की डेफिनेशन। अब वीड्स को रिमूव कैसे करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। किसी टूल्स का यूज़ करके भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं, किसी केमिकल का यूज़ करके भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें से ये भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन निकल सकता है। दूसरा कि एक्सप्लेन द नेसेसरी ऑफ वीडिंग, वीडिंग क्यों करना चाहिए। तो उससे पहले हम समझते हैं कि वीडिंग क्या है। तो रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को हम निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं वीडिंग। अभी मैंने बताया कि जो वीड्स होते हैं वो प्लांट के साथ सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर उसको नहीं निकाला तो सभी न्यूट्रिएंट उसको ही मिल जाएगा और क्रॉप का जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा, इसीलिए उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका ये जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, उसका आंसर यहाँ है कि वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट with the crop plant for water, nutrient, space and light
thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting. जब हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं वो तब हम देखेंगे। तो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में भी वो इंटरफियर करता है, मे बी पॉइजनियस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। मतलब वो जो वीड्स प्लांट के साथ उगा है वो पॉइजनियस भी हो सकता है एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। फार्मर adopt many way to remove weeds and control their growth. तो उसमें टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. The best time, तो इस पे से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन निकाला था कि what is the best time for removing weeds. वीड्स को रिमूव करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? तो यहाँ आपको बताया है कि रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वो जो प्लांट है अपने अंदर से फ्लावर एंड सीड को बनाना चालू कर दे, उससे पहले हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल। मैंने अभी बोला कि 2 मेथड हो सकती है, एक कोई टूल्स का यूज़ करके उसको रिमूव कर सकते हैं और कोई केमिकल का यूज़ करके। तो जो खुरपी है वो एक टूल्स है, फार्मिंग टूल्स, उसका यूज़ करके हम वीडिंग कर सकते हैं। तो द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी का यूज़ करके हम कर सकते हैं। दूसरा है सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। मतलब खुरपी एंड सीड ड्रिल ये 2 इंस्ट्रूमेंट है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। केमिकल का यूज करके भी हम वीडिंग कर सकते हैं। तो उस केमिकल को बोलते हैं वीडीसाइड्स। तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज वीडीसाइड्स, गिव इट्स एग्जाम्पल। तो उसका एग्जाम्पल है 2,4-D। एक केमिकल है जो अननेसेसिटी प्लांट्स जो होते हैं, वीडिंग होता है, उसको निकालता है। जो हमारा मेन क्रॉप है उसको वो कोई इफेक्ट नहीं करता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू कीप द वीड्स। मतलब वीड्स को मारने के लिए स्प्रे करना पड़ता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, हमारे क्रॉप को डैमेज नहीं करता। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूट विथ वाटर, वाटर के साथ उसे डाइल्यूट करना होता है टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। स्प्रेयर से उसको खेत के अंदर डालना है। तो यहाँ हमने देखा व्हाट इज वीड्स, व्हाट इज वीडिंग एंड अलग डिफरेंट मेथड ऑफ वीडिंग। उसमें सबसे पहले फिजिकल मेथड थी, उसमें हमने खुरपी एंड सीड ड्रिल का यूज़ किया। और दूसरी मेथड थी केमिकल, उसमें हमने 2,4-D नाम का जो केमिकल है उसका यूज़ किया। चलो अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। हमारा जो क्रॉप है अब कंप्लीट तैयार हो गया है, वो ड्राई हो गया है। मतलब उसमें से अब जो ग्रेन है उसे हमें अलग करना है, तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो उस पे से एक क्वेश्चन निकल सकता है व्हाट इज हार्वेस्टिंग। उस पे से क्वेश्चन निकलता है व्हाट इज हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन आएगी कि हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए उसके बाद उसको कट करना, उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो इसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। उसके अंदर आएगा थ्रेशर, हार्वेस्टर और एक इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलते हैं कंबाइन। उसमें दोनों प्रोसेस साथ में होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कंबाइन। वो अभी हम देखेंगे। तो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टास्क 3 to 4 मंथ। हम जो क्रॉप लगाते हैं उसके 3 से 4 मंथ बाद उसको कट करना होता है। सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, मतलब पौधा जब छोटा होता है उससे लेके वो मैच्योर होता है तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 to 4 मंथ। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। अब सिकल कैसा होता है वो आपको यह फिगर में दिखाया है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर।
हार्वेस्टर का भी यूज हो सकता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो उसके लिए यहाँ पे है कि थ्रेसिंग की प्रोसेस की जाती है। उसके बाद अभी हमने कंबाइन के बारे में जो दिखाया वो कंबाइन यह रहा कि दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। वो थ्रेसर का भी काम करता है और हार्वेस्टर का भी काम करता है, इसीलिए उसको कंबाइन बोलते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज कंबाइन। चलो अब उसके बाद देखेंगे विनोविंग। विनोविंग क्या होता है कि किसी फार्मर के पास अगर बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, बहुत कम लैंड है, तो उसके लिए वो अपने खेत में ही ऐसी प्रोसेस करेगा और जो ग्रेन है उसको अलग करेगा। मतलब फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। तो ये बात की हमने व्हाट इज हार्वेस्टिंग एंड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। अब हमारा लास्ट स्टेज है, उसे बोलते हैं स्टोरेज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। स्टोरेज में क्या करना है कि फार्मर ने जो भी ग्रेन हार्वेस्टिंग की प्रोसेस से, थ्रेसिंग की प्रोसेस से इकट्ठा किया है, तो उसको अपने घर में किसी अच्छी जगह पे, जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेट और कोई ह्यूमिडिटी उसको बिगाड़ ना पाए, ऐसे उसको स्टोर करना है। तो स्टोरेज में देखेंगे, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rate and microorganism. Harvested grain have more moisture, मतलब जब हम उसको खेत में से लाते हैं तब ऐसे वो ड्राई नहीं होता, उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है। तो डायरेक्ट उसको स्टोर नहीं करना है, सबसे पहले उसको धूप में थोड़े दिन सुखाना है, उसको ड्राई करना है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. मतलब सबसे पहला स्टेप ये है कि हम हार्वेस्टिंग करके जो ग्रेन निकालते हैं उसको सबसे पहले सनलाइट में रखना है और उसको ड्राई करना है। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो उससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। अब उसको किसी टूल्स के अंदर हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए जूट होता है, उसकी बैग का यूज़ करते हैं। और ऐसे आपको सेलोज दिखाया है, उसके अंदर भी उसका स्टोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बिन्स। हमारे घर में मेटालिक बिन्स होती है, उसके अंदर हम जो हमारे फुल ईयर के लिए हम जो ग्रेन लाते हैं उसको रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। ग्रेनरीज एक ऐसी चीज़ है कि वो खेत के अंदर ही बहुत ज़्यादा ग्रेन को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, to protect them from pests like rat and insect. Dried neem leaves are used for storing good grain at home. घर में अगर बहुत लंबे समय तक ग्रेन को रखना है तो उसके अंदर ड्राई नीम लीव्स भी हम रख सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन इन शॉर्ट, स्टोरेज के अंदर हमें क्या करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पेट्स है, ह्यूमिडिटी है, सबसे हमें ग्रेन्स को बचाना है। तो इसके साथ हमारा जो स्टोरेज वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल। हमें ऐसा नहीं है कि फूड सिर्फ क्रॉप में से ही मिलता है, प्लांट में से ही मिलता है। जो एनिमल होते हैं वो भी हमें अलग अलग टाइप के फूड देते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है, जो
कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको उसमें से मीट वो सब कुछ मिलता है, एग्स मिलते हैं, वो हमें एनिमल में से मिलते हैं। तो वो सब एनिमल को हम पेट करते हैं व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एनिमल को हम रखते हैं तो उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, बराबर। तो इस तरीके से भी हम फूड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फूड के लिए 2 थिंग्स है जिसमें से हमें फूड मिलता है, फर्स्ट है प्लांट एंड सेकेंड है एनिमल। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं उसको नोट डाउन करो और उसको प्रिपेयर करो। थैंक यू।